10-15 हजार की नौकरी के लिए आप फिरते हो, 2 बैच रख लेना, 40 हजार रुपये महीने की बचत नहीं आए, मेरे पास आ जाना। अगर सबसे कोई पॉपुलर बुल है हिंदुस्तान में, वो मेरे पास है, जिसका नाम है शेरा फौजी। कि आज गांव बापोड़ा में भी 9-9 करोड़ के बुल कोई रखता है। आज इनके 15 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं, करोड़पति बन चुके हैं पशुपालन से। शेरा फौजी की बात करूं, मैं भावुक हो जाता हूँ। इतना सुंदर बुल मेरे आगे नहीं आया। दूध निकालना नहीं आता था, मैंने सेना से आने के बाद सीखा है। मैं बुजुर्गों के पैरों में बैठ बैठ के ये चीजें सीखी है। हरियाणा का जो नाम ऊंचा करते हैं हमारे खिलाड़ी, वो पशुपालन की देन है। ये ओरिजिनल दूध होता है, वो 25, 26, 28 केजी दूध कम नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल हमारे साथ एक ऐसे फौजी बैठे हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी सेना के दौरान जो ताकत होती है, जो बल लगाते हैं, वैसा ही बल पशुपालन में लगा रहे हैं। आज इनके 15 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं और ये पशुपालन में पैसे कमा चुके हैं, करोड़पति बन चुके हैं पशुपालन से। आज फिलहाल आपको मिलवाने वाला हूं प्रवीण फौजी, और इनको आपने यूट्यूब पर देखा होगा। बापोड़ा गांव से हैं, भिवानी के नज़दीक गांव है, फौजियों का गांव है, लेकिन वहां पर एक ऐसा किसान निकला जिसने कमाल कर दिया। आज इनके गांव में लोग पशुपालन भी शुरू कर चुके हैं इनको देखते हुए, और इन्होंने लाखों के और करोड़ों रुपए के बुल तैयार कर दिए हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण जी। सबसे पहले सर, मैं आपका भी स्वागत करना चाहता हूँ, विनोद जी का और भिवानी अपडेट चैनल का, जो एक पशुपालक को, एक किसान को इधर बुलाने का मौका दिया। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम प्रवीण फौजी है, गांव बापोड़ा, जो कि वीरों का गांव है, और जिसने भाई जनरल वीके सिंह जैसे भाई जर्नल दिए, और अपने माथन सिंह जैसे शहीद, जो कि वीर चक्रा हैं, ऐसे पुत्र दिए। और मैं बातचीत करना चाहता हूँ जो सपोर्ट्स की, तो जिसमें भाई युधिष्ठिर लगाओ, चाहे टेक चंद पहलवान लगाओ, चाहे रामफल कौशिक लगाओ, और ऐसे ऐसे मतलब जो खिलाड़ी दिए, जो जिसमें पूरे भारत में बापोड़ा गांव का नाम ऊंचा कराया। और पंडित बसेसर जैसे समाज सेवी दिए। और उसी गांव से भाई मेरे को पैदा होने का मौका मिला। भगवान ऊपर वालों ने कुछ लिखा था कि मैं भी उसी आज पृष्ठभूमि से पैदा होया, बापोड़ा गांव है। और अपने आप को मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने सेना में नौकरी करी, जिसने भाई मैं इस लेवल तक पहुँचाया। और उसके बाद जो मैंने पशुपालन का जो कार्य कराया, वो इसलिए कराया सर, अगर मैं बात करना चाहूँ आपको, मैंने आपको बताया भाई सपोर्ट्स लगाओ, जर्नल लगाओ, ओमिका सिंह जैसी जो भाई ऑपरेशन सिंदूर में देखा, बापुड़ा का गांव का नाम ऊंचा कराया। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी गांव बापुड़ा की पुत्रवधु थी। तो हर फील्ड में मतलब बापुड़ा गांव का, ये वीरों का गांव रहा है, नाम कमाया है। तो मेरी टिस्ट थी कि जो बापुड़ा गांव है वो पशुपालन में कहीं पीछे हटता जा रहा है। लेकिन अगर हम रीढ़ की हड्डी बोल लें, तो किसान की रीढ़ की हड्डी ये पशुपालन है, स्पोर्ट्स की रीढ़ की हड्डी ये पशुपालन है। वो क्यों है, मैं आपको लोगों को बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने भाई सबको पता, पूरे देश को आज मैं बताना चाहता हूँ, जो दूध दही का खाना वीर भूमि हरियाणा जो कहलाता है, वो हमारे पशुपालन से है। आज हमारा जो खेलों में भी पहलवान जो उभर के आते हैं, बॉक्सिंग में लगाओ, कबड्डी में लगाओ, हर स्पोर्ट्स में हरियाणा का जो नाम ऊंचा करते हैं हमारे खिलाड़ी, वो पशुपालन की देन है। जब हम पशुपालन को अगर पीछे हट गए, पीछे छोड़ दिया, तो हम सब चीज़ों से पीछे हट जाएंगे। इसलिए मैं आपके चैनल के द्वारा ये सभी जो मेरे किसान साथी हैं, पशुपालक साथी हैं, जो भी फौजी भाई हैं, उनसे आग्रह करता हूं, अपने घर पे एक अच्छा पशुपालन जरूर करें, एक अच्छी गाय भैंस जरूर रखें अपने पशुओं का। और रखोगे तो अपने बच्चों को भी स्वस्थ रख सकते हो, और अपने माँ बाप की भी सेवा कर सकते हो। अच्छा, अपनी शुरुआत कैसे हुई? घर में कोई पहले से ट्रेंड चलता था इस तरीके से पशुपालन होता था, या घर पे कोई पशुपालक था सर नहीं? मैं फौज में ही अगर बात बताऊं, तो हर आदमी किसी न किसी चीज़ से सीखता है। अगर जब पशुपालन की बात करूं, अनेकों अनगिनत जो भाई इस पशुपालन में जिन्होंने नाम कमाया होगा, काफ़ी होंगे, मैं जिनको नहीं जानता। लेकिन मैं अगर बात करूं, तो युवराज बुल से मैं प्रेरित होया था। तो जो इसका नाम रहा, जिसने भाई 9 करोड़ हर अखबार में आता था, मुर्रा किंग कहलाता था। तो मैं भी फौज में अखबारों में देखता था। तो मेरा भी उसी टाइम पे मेरा ये हो गया था कि जो मेरा गांव इस पशुपालन में पीछा है, तो मेरा गांव बापोड़ा भी इस पशुपालन में एक दिन ऐसे हो कि आज गांव बापोड़ा में भी 9-9 करोड़ के बुल कोई रखता है। तो उस चीज़ का जो मेरी सोच को और सिद्ध कराया, तो मैं ये कहता हूँ जो ऊपर वाली शक्ति है, उसी का ये कारण हो सकता है कि आज अगर सबसे कोई पॉपुलर बुल है हिंदुस्तान में, वो मेरे पास है, जिसका नाम है शेरा फौजी।
अच्छा, शेरा फौजी पे भी आएंगे और आपने उसका नाम कैसे रखा उस पर भी बात करेंगे। ये ट्रेनिंग आपने इसके लिए कुछ ली है या घर से ही आपने सीखा कि पशुपालन कैसे किया जा सकता है, अच्छे पशु कैसे तैयार किए जाते हैं, ये चीजें? वैसे तो सर मैं आपको बता के हर मेरा पिताजी किसान थे, किसान उन्होंने एक भैंस तो हमेशा रखी है दूध पीने के लिए, हमारे को दूध पीना है ताकि अच्छी सेहत रहे। मैं भी स्पोर्ट्स का आपको बात बता दूं कि एक बार का मैं नेशनल खिलाड़ी और 3 बार का स्टेट मैं छोटी कबड्डी खेलता था, नेशनल कबड्डी जिसको बोलते हैं। और मैं फौज में जो भर्ती हुआ तो मेरा पिताजी एक भैंस रखते थे और पशुपालन तो हमने थोड़ा थोड़ा तो उसी चीज़ से सीख लिया था। लेकिन जो रुचि बनी मैं आपको बता के युवराज बुल को देख करके बनी, जो 9 करोड़ का लोग क्या होता है इसमें दो सोच होती है। एक आदमी बोलता है 9 करोड़ नहीं हो सकता, एक बोलता है कि ऐसा मैं भी तैयार कर सकता हूँ। तो दो सोच हैं, अगर आपने ये सोच लिया इतना हो ही नहीं सकता, झूठ है, तो आप उधर ही रह गए। अगर आपने ये सोच लिया कि मेरा भी 9 करोड़ का हो सकता है तो आप आगे बढ़े। तो मेरी यही प्लान थी, उसका 9 करोड़ का तो मेरा भी 10 करोड़ का बने। तो और अभी आपके पास जो बुल हैं वो कितने बुल हैं? मेरे पास 3 बुल हैं। तीनों का मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो आज हिंदुस्तान का चेता बुल है, जिसका चाहे माँ का रिकॉर्ड लगाओ, नानी का रिकॉर्ड लगाओ, दादी का रिकॉर्ड लगाओ, चाहे वो डीएनए पास लगाओ, जो पीसी 575 का बेटा है उसका नाम है शेरा फौजी। प्रथम बुल वो है जो मैं सीमन पे लेकर के आया। उससे पहले मैंने अनगिनत बुल पाले। मैं अपने आप पर गर्व महसूस करता हूँ इस बात की कि पंचायतों को मैंने 12 बुल दिए बगैर कॉस्ट के, किसी की मैंने कीमत नहीं रखी कि 100 200 300। और आज उस गांव उस टाइम पे लोग मेरे को ये बताते थे कि बेवकूफ आदमी है, बगैर उसके मोल भाव के दे देता है इतने महंगे महंगे बुल। लेकिन आज मैं कहता हूँ अगर इस स्टेज तक कोई पहुंचने का जो कारण बना, उस गांव के लोगों का आशीर्वाद, जो पंचायत लेके गई उनका आशीर्वाद मेरे को पड़ा और मैं आज इधर हूँ। नहीं तो इस पशुपालन में बहुत से आते हैं खराब हो जाते हैं। आपने डीएनए का जिक्र किया, जी आपका डीएनए का विवाद काफी ज्यादा वायरल हुआ, सोशल मीडिया पे बातें चलती हैं, आपके कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, कुछ वीडियो आपकी देखी हैं। वहां पे बातें चल रही हैं कि आप डीएनए के नाम पे फ्रॉड कर रहे हैं, शेरा फौजी के नाम पे फ्रॉड कर रहे हैं। सर, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, चाहे प्रवीण फौजी लगाओ चाहे और किसान लगाओ, मेरा पशुपालक लगाओ, जब नया कोई इस लाइन में आता है, दो जो 25-25 सालों से 40 सालों से जो दुकानें कर रहे थे उनकी दुकानें पर असर होता है तो इस टाइप की बातें उठती हैं। डीएनए कराना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इससे पहले भारत में अगर किसी प्राइवेट बुल का डीएनए मांगा गया वो था शेरा फौजी। इससे पहले हजारों बुल पहले भी हुए, हजारों बुल अभी भी हैं जिनके सीमन तैयार हैं, लेकिन किसी का डीएनए नहीं मांगा गया। वो अकेला बुल बना वो शेरा फौजी। हमने बुल से एलर्जी नहीं थी, न मैं उन किसानों से जो जिन्होंने, न मैं उन भाइयों से परेशान हूँ कि उन्होंने डीएनए मांगा। कोई भी अच्छी चीज़ होती है ट्रेनिंग में उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए पशुपालक की। और मैं ये कहता हूँ कि शेरा फौजी ने एक जागरूकता लाई पशुपालकों को कि भाई उसका माँ का रिकॉर्ड भी देखना चाहिए, उसकी नानी का रिकॉर्ड भी देखना चाहिए, उसकी दादी का भी रिकॉर्ड देखना चाहिए, और फिर बुल कैसा है, सुंदर है, उसमें करेक्टर कैसे हैं मुर्रा के, और फिर उसको देखने के बाद फिर इसी मन रखवाना चाहिए। तो ये मेरा भी फर्ज बनता था कि मैं हालांकि मैंने सारे प्रूफ दिखा दिए थे, फिर भी उनसे संतुष्टि नहीं हुई। तो सबसे बड़ा था डीएनए कि भाई ये पीसी 575 का बेटा है शेरा फौजी, जो भी ख्यात बोल रहा है अचल डीबी का, कि उसको आप प्रूफ करो कि ये उसी का है। फिर मैंने जो भाई इतना नॉलेज नहीं था तो मैंने सहारा लिया जो एनडीडीबी का, जो कि पहले से विख्यात है। उधर हर बुल के जो रिकॉर्डेड बुल होते हैं बड़े बड़े जो पहले भी रहे फेमस, उनके ऑलरेडी उधर एनडीडीबी में पैटर्न होता है बल्ड। तो मैंने अपने जो बुल था शेरा फौजी उसका ब्लड सैंपल एनडीडीबी गुजरात में भेजा, और जिसका मैच होके आया कि शेरा फौजी क्वालिफाइड बना। तो आज मेरे को किसानों को बताते हुए हर्ष महसूस होता है कि आज भारत का प्राइवेट बुलों में नंबर 1 बुल जो शेरा फौजी है वो हर रिकॉर्ड पास करता है। चाहे उसकी माँ का 26 kg 466 ग्राम का रिकॉर्ड लगाओ दूसरे बात का, उसकी नानी का रिकॉर्ड की बात करें तो 18 kg 600 ग्राम कराओ, यानी कि नानी भी जिंदा माँ भी जिंदा। फिर आ जाओ फादर साइड, तो फादर पीसी 575 मैंने बताया आपको। उसके बाद उसकी दादी का रिकॉर्ड 24 kg 853 ग्राम दूसरे ब्यात में, तीसरे ब्यात में 25 kg 600 ग्राम, और 305 दिन का 4970 kg रिकॉर्ड। यानी कि अगर प्राइवेट बुलों की बात करें तो शायद ही कोई मेरे नज़र में न हो, कोई हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा रिकॉर्ड अगर किसी एक ही बुल का अगर कोई खासियत है वो शेरा फौजी। फिर दूसरी बात बताऊं, चलो सारे रिकॉर्ड है लेकिन किसी का प्रथम नहीं मिलेगा, वो भी सरकारी दादरी मेले का प्रथम है ये अपना शेरा फौजी। फिर उसके बाद डीएनए पास, यानी कि
कन्फर्म ये पीसी 575 का, नहीं तो लोग क्या करते थे, आज से पहले बता देते थे ये उसका है, ये उसी का, किसी ने डीएनए पास करा के नहीं दिखाया, किसी ने ये नहीं बताया किसका। सिर्फ मेड़ों में फर्स्ट कराते थे, तालियां बजाते थे, सीमन पे ले आते थे किसान के साथी, कभी ये नहीं पूछा कि इसकी माँ का दूध कितना, इसकी नानी कौन सी है। उन्होंने बेधड़क होकर के सीमनों का यूज किया, अंधाधुंध होकर के, जो कि उन्होंने रिजल्ट नहीं मिला। ये मेरे को टिस्ट। अच्छा, इतने सारे आंकड़े आपने कलेक्ट कर रखे थे पहले से ही, आपको पता था कि ये चीजें होंगी, इसलिए सर मैं ये मैंने आंकड़े आपको बताया, लेके। मैंने इससे पहले पंचायतों को बुल दे चुका था, मैं 100+ ऐसे बुल दे चुका था, लेकिन मैंने सीमन पर क्यों नहीं लिया। एक बुल एक गांव का भला कर सकता है। तो मेरी ये टिस्ट थी कि इस खेती बाड़ी के साथ पशुपालन का काम किया जाए। किसानों की आमदनी दुगनी चुगनी जब होगी जब वो अच्छा ब्रीडिंग के ऊपर काम करेगा। तो मैंने इस पूरे भारत के लिए, मेरे पशुपालकों के लिए चाहता था कि वो ऐसी चीज मैं गॉड गिफ्ट ऊपर वाले का दूं किसानों के बीच में, जिसकी उसकी आमदनी दुगनी हो, खेती बाड़ी के साथ चुगनी हो। अकेली सरकार के भरोसे नहीं होती। तो मैंने बताया कि इतने बुल मैंने पंचायतों को दिए, इतने मैंने भाई वैसे भी दिए लोगों को, लेकिन सबसे कोई बेस्ट बुल था वो शेरा फौजी, जिसका भाई लोग तो बता देते हैं 25 किलो, 26 किलो, 27 किलो, लेकिन कोई नहीं मानता जब तक सरकारी कागज नहीं होता। तो उसका सरकारी कागज मैंने रिकॉर्ड 2021 में शेरा फौजी की माँ का दूध तुलवाया हुआ, HLDB का रिकॉर्डेड, उसकी माँ का रिकॉर्डेड, उसकी दादी का रिकॉर्ड, जो पानीपत के सामने गांव से है। तो सारा रिकॉर्ड देखा, फिर ऊपर से शेरा फौजी को देखा। तो मैंने बताया इतने बुल देखे, लेकिन अगर शेरा फौजी की बात करूं मैं भावुक हो जाता हूं। इतना सुंदर बुल मेरे आगे नहीं आया। मेरे को खुशी है कि मैं भी एक पशुपालकों का ऐसी उम्मीद बना कि भाई जो पशुपालन में अपनी आय आज दुगनी चुगनी कर रहे हैं किसान। आज शेरा फौजी के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके भी लाखों रुपए लग रहे हैं। पेट में भी कोई ये बता देता है ये शेरा फौजी का बच्चा है, हमने शेरा फौजी से आई कराई है, तो उस ब्याज की भी कीमत डबल हो जाती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं, बड़ी खुशी मेरे को इसलिए है, ये आंखों में जो आंसू हैं इसलिए हैं, जो मैंने किसानों के बारे में सोचा था वो आज मैं पूरा कर पा रहा हूँ। अच्छा, ये आपने सीखा फिर किसी से इस तरीके से कि बुल कैसे तैयार होते हैं, भैंस कैसे अच्छी खरीदें या कैसे उनको? सर वैसे तो देखो मैं फील्ड में पूरा 1 साल तक घूमया हूँ, मैंने कोई पशु नहीं रखा। इतने में पूरा घूमा, सर्च करा मैंने, बड़े बड़े आदमियों के पास गया, लोगों के पास गया, सीखा, देखा वो कैसे चराते हैं, कैसे देते हैं, कहीं उनके पास बैठता। वो कहते हैं ना, जब अपने आगे बढ़ना है ना तो पत्तों की तरफ बैठना पड़ता है, सिराने की तरफ नहीं, पैरों की तरफ बैठना पड़ता है जब कुछ आपने सीखना है। तो मैं बुजुर्गों के पैरों में बैठ बैठ के ये चीज़ें सीखी हैं। जब पशुपालन शुरू किया तब दूध निकालना आता था, दूध दूध दोहना? निकालना नहीं आता था, मैंने सेना से आने के बाद सीखा है। और अगर सही पूछूं तो अभी भी पूरा नहीं आता मैं। फिर भी करोड़पति बना दिया आपने। देखो ऊपर वाला होता है बनाने वाला, तो जिसको करोड़पति बनाता है। लेकिन मेरे को सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि मैं पशुपालन से करोड़पति बना। मेरे को सबसे बड़ी खुशी ये है कि मैंने किसानों को ऊपर उठाने में मैंने भाई मदद करी, और मैं उनका आज उनको जागरूक करने में जो मदद करता हूँ, ये मुझे खुशी है। क्यों? क्योंकि सर आज आप जानते हो ये जो प्रवीण मुर्रा फार्म जो चैनल भी है आज यूट्यूब पे, इतने कम दिनों में जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुए, तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज मैं मेरे चैनल के द्वारा किसानों को ये समझाता हूँ कि आप अपने पशु को ये दे सकते हो, अपने छोटे काप को ये दे सकते हो, दूध तुलवाने के लिए ये दे सकते हो। मैं जो जानता हूँ, किसी भी टाइम मेरे साथ कोई फ़ोन करता है तो प्रवीण फौजी तुरंत फ़ोन उठा करके उसका जवाब देने का होगा, अच्छा मैं कितना बिजी हूँ। अच्छा, यूट्यूब का जिक्र आपने किया, यूट्यूबर कैसे बने? पहले पशुपालक बन गए, युवराज को देखकर यूट्यूबर कैसे बने? सर सच्चाई तो बात यह है कि भाई जो मैं यूट्यूब का जो आज चैनल पे आया, मीडिया में आया, मैं पशु तो पहले से पालता था। मैंने 11वां बुल या शायद 9वां बुल था जो मैंने पंचायत को दिया था, तो मैं भी यूट्यूब पे देखता था भाई पुराने जो साथी हैं उनकी चैनल पे, तो मैं भी सोचता था मैं भी बताऊं भी मैं इतने बुल दे चुका हूँ। 9वां बुल था मेरा वो। तो मैंने एक भाई के पास फ़ोन किया, उस टाइम में उसके 73,000 फॉलोवर थे। मैं कहा भाई मैंने जो आज 9वां बुल दिया है तो मैं भी वीडियो बनाना चाहता हूँ कि मैंने 9वां बुल पंचायत को दिया है। तो बोला अंकल कै बजे आएगी पंचायत? माँ 12 बजे। तो मैंने 12 बजे उसको फ़ोन किया, माँ भाई कहाँ पूछ गया? ओहो अंकल मैं तो भूल गया, उसको आना तो था ही नहीं। क्योंकि प्रवीण की जब ही उन्होंने उड़ान देख ली थी कि ये पशुपालन में कहीं तक जाएगा और ये इधर ही रह जाए तो ठीक है। तो उस टिस्क के कारण मेरी वीडियो भी बनाते वो करते थे। तो मैंने आप लोगों को मैं सच बताता हूँ, इधर बैठ के बेटा आया हुआ था, तो उसने कहा बोला पापा आप चैनल बनाओ और आप भी कर सकते हो। तो मैंने वो मेरी फर्स्ट वीडियो थी, आप लोग देख लेना। और मैंने जो नेचुरल थी वो यूट्यूबर नहीं पूछा, तो मैंने खुद वो वीडियो कवर करी थी
और उस बुल को भी दिखाया था। उसके तो मतलब लाख नहीं पूछे 73,000 से, और मेरे 3 महीने 4 महीने में लाख सब्सक्राइबर हो गए। तो मैंने प्रोग्राम बनाया था, जन्मदिन बनाया था, 1 साल में मेरे 1 मिलियन हो गए। अच्छा, 1 साल। तो ये जादू कहाँ से सीखा? ये जादू नहीं है सर, ये जनता का प्रेम था। मैं हर आदमी का एक परिवार होता है, और प्रवीण फौजी के 3 परिवार है। अब ये भी आपको अचंबा लगेगा। मैंने जहाँ पर जन्म लिया मेरा वो परिवार, मैं फौज में भर्ती हुआ जहाँ पर मैंने 16 साल दिए मेरा वो परिवार, तीसरा परिवार मेरा पशुपालन। जिस चीज को भी पता चला, फौजी भाई को भी पता चला प्रवीण का चैनल है, जानते थे मेरे को, वैसे भी पता चला, तो सबने रात को भी, आज मेरे व्यू आए हैं 1000, और रात को देखते सुबह देखते तो 2,500-3,000। तो यानी कि वो एकदम अब उन फौजी भाइयों को, जैसे उसकी रात को ड्यूटी होती और चाहे वो सुबह ड्यूटी से उतर के आता, तो वो वीडियो जरूर देखता था। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे पुलिस आप फौज से आए, जी फौज के बाद दोबारा जो है उस फौजियों का जो कोटा होता है, रिजर्वेशन होता है जी उसका, आप उसके थ्रू आपको लगा नहीं कि मुझे जॉब आसानी से मिल जाएगी, मुझे गवर्नमेंट जॉब में कहीं और चल जाना चाहिए सर, मैं और बात बताऊं, ट्राई मैं करना आपको चाहिए? बताया था कि मैं सपोर्ट से ही रिटायरमेंट हुआ, खेल करके मैच, कबड्डी का फाइनल मैच खेल करके मैं रिटायरमेंट हुआ, मेरे को खुशी है। कब, और बॉक्सिंग का मैं ट्रेनिंग में ही बेस्ट बॉक्सर रह गया था, जो कि मैंने सिविल में कभी नहीं सीखी थी। ये तो आपको बात बताई। तो मैं हर चीज़ को नंबर 1 ले जाने की कोशिश करता हूँ, पूरा जोर लगाता हूँ। मैं रिटायरमेंट की, आप क्या क्वेश्चन कर रहा था आपने? आप सरकारी नौकरी में दोबारा क्यों सरकारी नहीं गए? नौकरी में तो मैं ये बताना चाहता हूँ, नौकरी तो मैंने ऑलरेडी कर ली थी। फौज से बड़ी कौन सी नौकरी समझते हो? मैं तो नहीं मानता फौज से भी कुछ बड़ी नौकरी होती है। और जो आपको फौज सिखा सकती है वो आप कहीं जिंदगी में नहीं सीख सकते। माँ बाप तो चलना सिखाता है, फौज डिसिप्लिन सिखाती है कि एक आप सिविल में रह के, चाहे एक वर्दी में रह के, कि कैसे आपने डिसिप्लिन करना चाहिए, कैसे आप कानून कायदे में रह सकते हो, ये मेरे को फौज ने सिखाया है। और जिसका आज आप देख पा रहे हो। और ये तो जो दुकाने वाले थे ना, जिसकी आप बात कर रहे हो, जो सिमन बैंक की दुकानें कर रहे थे, ये तो अकेला फौजी आया है, प्रवीण फौजी। ऐसे ऐसे प्रवीण फौजी हर साल 50 फौजी देखने को मिलोगे जो पशुपालन में आएंगे। ऐसे ऐसे नए पशुपालक हर साल देखने को मिलेंगे जो इस पशुपालन में आएंगे। और हम ये चाहते हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ करके कहता हूँ मेरे भाइयों को, किसान साथियों को, अच्छा पशुपालन करो, अच्छा कटड़ी पालो, कटड़ा पालो, और इस लाइन में आगे आओ। क्योंकि अगर आपको नौकरी करने की बजाय 10-12 हजार की नौकरी, 15 हजार की नौकरी के लिए आप फिरते हो, 2 भैंस रख लेना, 40,000 रुपये महीने की बचत नहीं आए, मेरे पास आ जाना, चाहे वो कितना भी टाइम लगो। मैं मेरे पशुपालक साथियों को इस विनोद भाई के और भिवानी अपडेट के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, पशुपालन को छोटा मोटा कार्य नहीं है। मैंने आप लोगों को हमेशा प्रवीण मुर्रा फार्म पे ये बताया है कि आप पशुपालन से करोड़पति बन सकते हो, पशुपालन से पद्मश्री ले सकते हो, और पशुपालन से आप पूरे भारत में पहचान कर सकते हो। ये तीनों चीज इस पशुपालन से, और ये सिद्ध होया है। अगर पद्मश्री की, प्रवीण ऐसी बात नहीं करता कभी भी, पशुपालन ने पद्मश्री दिलाया, नरेंद्र सेक्रेटरी जीता जाता उदाहरण है, पूरे भारत में पहचान बनाई। युवराज से, एक जानवर से, युवराज के मालिक जो करमवीर को कोई जानता था? कोई नहीं जानता था। आज युवराज के कारण जाना जाता, तो पहचान बनी। और पशुपालन से आप करोड़पति बन सकते हो। अनगिनत ऐसे पशुपालक दिखा दूं, करोड़पति क्या अरबोपति हैं जो पशुपालन ने दिए हैं। अच्छा, एक बात और बताओ, जैसे अभी पुष्कर मेला चल रहा था जी तो उसमें एक खबर आई कि 21 लाख रुपए का झोटा, और मालिक ने वो झोटा बेचा नहीं, बुल बेचा नहीं। जी तो जब ये बोलियां लगती हैं, ये कहीं ना कहीं आपसी समझ से उस झोटे को चढ़ाने के लिए लगती हैं, देखो सर, या फिर इतनी कीमत लगने पे एक मालिक बेचता क्यों नहीं है? देखो, बेचने की भी 2 कारण होते हैं, नहीं बेचने के भी 2 कारण। कई बार तो ये इतनी बड़ी कीमत बताने का भी यही होता है कि बताना। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो 9 करोड़ का है, 10 करोड़ का। एक अच्छा बुल कितनी भी कीमत का हो सकता है, और जो चीज़ आपने देनी नहीं हो कितने की भी हो सकती है, उसकी फिर कीमत क्या लगाना। अभी मेरे पास कोई कीमत लगाने आए तो मैं 9 करोड़ 10 करोड़ तो जब बोलूँगा, मेरा तो अरबों का है, मेरा बुल तो, मेरा शेरा फौजी तो अरबों का है। मैं उसको पहले ये सवाल करूँगा, भाई कीमत किस चीज़ के लिए लगा रहे हो आप? मैंने देना ही नहीं कोई की कीमत पे, तो 9 करोड़ 10 करोड़ क्या है? आपके बुल की कीमत अब तक सबसे ज्यादा कितनी लगी है? मैं अगर वही बात करूं तो उन्हीं में मैं शामिल हो जाता हूँ। मैं ये कहता हूँ, अगर भारत का कोई मूल्यवान कोई चीज है मेरे पास,
तो भारत की सबसे मूल्यवान चीज मेरे पास शेरा फौजी लेकिन है। किसी ने ट्राई किया हो, ज्यादा से ज्यादा बोली? ट्राई जब सर, अगर मैं एक छोटे बुल की बात करूं, शेरा फौजी तो बहुत दूर की बात है, जिसको मैं देने के लिए भी तैयार हो गया था, जो कि 2 साल का भी नहीं था। अपना अंगद बुल था, अंगद फौजी जो नाम से जाना जाता है। अभी लगातार 5 स्टेटों में वो पोजीशन देने वाला बुल हो गया। सर्वप्रथम पंजाब में फर्स्ट आया था। तो उससे पहले की बात करूं, मैंने 8 लाख रुपए का वो देना कर लिया था। 8 लाख भी बहुत होते हैं, कोई सोचेगा एक 2 साल के कटड़े की, और 8 लाख कीमत, तो वो पैसे नहीं बने उस भाई से, वो टाड़ो मटोड़ोगी। आज उस बुल के भी 1.5 करोड़ रुपया लग चुका है। बताओ, कहाँ 8 लाख रुपए, कहाँ 1.5 करोड़ रुपया, लेकिन मैं आज उसको नहीं दे रहा। क्योंकि कई बार चीज जो निखरने में जो टाइम लगता है, उसकी कीमत का बाद में पता चलता है। आज अंगद बुल भी सुंदरता की बात करो चाहिए, उसकी माँ से छोटा जो चेहरा है उसका, जहां पर भी खड़ा होता अलग ही दिखता है। चाहिए मैं ये कहता हूँ, कितनी भी बड़ी सिफारिश हो तो डॉक्टरों ने उसको पोजीशन अंडर 3 में रखना ही पड़ता है। तो ये शेयर मार्केट की तरह कीमत, सोने की तरह कीमत बढ़ कैसे जाती है एकदम से? जैसे कुछ ही महीने पहले आपके अंगद का मैंने भी कवर किया जी, वो 8 लाख रुपए का था, उसके बाद आप कह रहे हैं कि लोग 1.5 करोड़ रुपए लेके खड़े थे आपके मैं घर। वीडियो मेरे पास में दिखाऊंगा। कई बार क्या होता है सर, जब आपको भी पता नहीं होता, उस चीज़ का भी पता नहीं होता है कि आपके घर पे क्या चीज़ तैयार हो, जब आप उसको बाहर निकालते हो तो हर आदमी, पैसे की कमी नहीं है आज लोगों के पास, लेकिन मान ले मैंने 10 साल लगे, मेरे से पहले वालों ने 50 साल लगे इस लाइन में इधर तक पहुंचाने में, और किसी को 20 साल लगे। तो आज लोगों के पास पैसा है, वो सोचते हैं कि ये 10 साल 20 साल न खर्च करके, उस जो 10 साल 20 साल की जो मेहनत है उसको जो करोड़ों में खरीद करके आज आप सीधा उस कुर्सी पे बैठ जाओ। अच्छा, एक ये बातें चलती हैं इस तरीके से कि 1500 का कटड़ा कई बार किसी का बिकता है, किसी का 2000 का बिकता है, किसी ने 5000 का बेच दिया, या फिर 10,000 15,000 का बिकता है, 8 महीने का 10 महीने का। यूपी वाले व्यापारी आते हैं, हमें भी पता है वो कहाँ जाते हैं, वो किसान की चर्चाएं बन जाती हैं कि 15,000 का बेच दिया। वो 1500 वाला कटड़ा कैसे 15 लाख का या 1.5 करोड़ का बिक सकता है? मैंने सर, सॉरी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं जो आपने इतना जो पशु हित के लिए ये क्वेश्चन किया, और मैं मेरे किसान भी इस इंटरव्यू के द्वारा ये सीखने को मिलेगा। मेरे गांव में भी जब मैंने देखा था तो लास्ट 6,000 या कोई 8,000 का कोई कटड़ा भी क्या होगा, और मैंने उस टाइम पे भी जो अपना कटड़ा दिया था 17 महीने का 3.5 लाख रुपए का दिया था, जो आंध्रा में गया था। तो मैं ये किसानों को यही कहना चाहता हूँ, ब्रीडिंग भी यही चीज़ है, आपने पहचान करनी पड़ेगी कि आपका जो काफ है वो कैसा है, उसके करेक्टर कैसे हैं, कि ये आगे बड़ा हो सकता है कि नहीं। जैसे एक गुरु होता है, कोच होता है, तो अपने खिलाड़ी में पहचान लेता है कि ये अच्छा खिलाड़ी बन सकता है, ये ओलंपिक जा सकता है। तो उसी हिसाब से अगर आपने पहचान कर ली तो फिर आपने उसी हिसाब की उसकी तैयारी भी करनी पड़ेगी, डाइट भी देनी पड़ेगी, और उसका रेस्ट भी वैसा ही कराना पड़ेगा। ये चीज़ें तीनों निर्भर करती हैं फिर आपके ऊपर कि उसको आप कैसा तैयार करते हो, और फिर उसकी कीमत अपने आप लोग फिर तय करते हैं। अच्छा, अब तक जैसे आपने बताया कि आपका 3.5 लाख का शुरुआत में कटड़ा बिका, जी, अब तक का सबसे महंगा पशु आपके पास कौन सा रहा जो आपने बेचा हो या आपके पास हो सबसे कीमती? अभी तक जो सबसे मैं कीमती आपको बता रहा हूँ, मेरे पास अगर कोई अनमोल चीज़ है जिसकी मैं कोई कीमत नहीं बताऊंगा, वो मेरे पास शेरा फौजी। तो शेरा फौजी को किसी कीमत पे नहीं बेचेंगे? किसी भी कीमत पे नहीं, अरबों पे। कोई लोग करोड़ों की बात करते होंगे, मैं अरबों की करता हूँ। ऐसा क्या प्यार है, या वो अर्निंग सीमन से ज्यादा दे रहा है? सर, आसिमन की अर्निंग की तो मेरे तो 2 बुल और भी हैं, सम्राट फौजी भी है, अंगद भी है, वो भी बुल बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो शेरा फौजी आज जो मेरा बुल नहीं रहा है, मैंने आपको बताया, उसको आज पूरा हरियाणा, पूरा भारत ये बोलता है कि हमारा शेरा फौजी, तो आज पूरे भारत का वो मतलब गौरव है, तो मैं उसको कैसे बिक्री कर सकता अच्छा, एक बात ये भी बताएं, जैसे आपने काफी महंगे पशु बेचे हैं जी, और खरीदे भी महंगे पशु हैं, खरीदे भी महंगे। तो आपको ये महंगे पशु खरीदते वक्त डर या फिर कहीं ना कहीं खतरा महसूस नहीं होता? तो ये शौक कहाँ से लगा? आपने बात बताऊं, मैंने महंगे पशु नहीं खरीदे, मैंने अच्छे पशु खरीदे, उसकी फिर कीमत चाहे कुछ हो। आज आपको बताता हूं, मेरे पशुपालकों को भी खुशी होगी, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जो भैंस है, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है दूध में 35 केजी 669 ग्राम का, जो कि ईश्वर पीटीआई की भैंस है, सिंगवा गांव से, जो कि मुर्रा की राजधानी कही जाती है। उस राधा भैंस की जो कटड़ी खरीदी है वो प्रवीण फौजी ने खरीदी है, जिसका नाम राधा रानी रखा है मैंने। और वो कटड़ी भी आज मेरे पास है, जो कि 1 महीना 7 दिन की मैंने
वो ले ली थी। तो मेरा आपको बताया कि महंगा बात नहीं है, अच्छा पशु मैं हमेशा खरीदने की जरूर मेरी इच्छा रही है कि अच्छा पशु मेरे पास जरूर। कितने रुपए की ली फिर आपने वो? 1 महीना 7 दिन की 2,51,000 रुपए की। वो अच्छा, मैंने- तो फिर उसको आप उसी टाइम लेके आए या दूध जब तक चला उसका बाद में लेके आए? मैं 1 महीना 7 दिन की तो ली आया अपने फार्म पे। अच्छा। हाँ, बात तो मैंने पहले कर दी थी, हम्म। लेकिन 1 महीना 7 दिन की हो गई थी। तो फिर उसको जैसे माँ का दूध चाहिए था तो कैसे आपने उसको? वो सर धीरे धीरे सेट कर दी थी, जैसे निप्पल से पिलाते हैं बच्चे को वैसे ही उसका निप्पल होता है काप का, और उसको मैं तैयार करता हूँ। जैसे अभी सर्दियों का मौसम आ गया तो और भी जो काफ़ी पशुपालक आपकी वीडियो देखते हैं तो उनको भी सीखने को मिलेगा। मैं निप्पल से दूध पिलाता हूँ। अभी सर्दी आ गई है, हड़म और लस्सी उसी में घोल करके थोड़ी काली मिर्च डाल देता हूँ, जिससे उसमें पेट के कीड़े नहीं बढ़ते। एक आध बार जो अपने नीम की कोप होती हैं वो उसको देता हूँ ताकि पेट में कीड़े नहीं बने। और मैं मेरे किसान साथियों को डाइट प्लान के माध्यम से बताता रहता हूँ। जैसे अभी गर्मियों का मौसम है और से सर्दियों में शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आप दिन में जैसे लस्सी है, अड़म है और उसी में थोड़ी मेथी है, बाजरा है, ये चीज़ें आपको घोल करके दोगे तो अपने पशु को दे सकते हो। एक और सावधानी रखने की बात है, अपने पशु को ये चीज़ देते हो तो आपने जीभ नहीं दबानी है। जीभ दबाने से अगर उसकी सीधा सांस वाली नली में चला गया तो आपका पशु मर भी सकता है। क्योंकि मेरे साथ एक ऐसा बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जो मैं CIRB में दूध तुलवाने गया था तो मेरी वैसे से ख़त्म भी हो गई थी। जब मैंने फौज से शुरुआत करी थी मेरे को पता भी नहीं था कि नाड़ क्या होती है, उस टाइम की बातें बता रहा अच्छा, हूँ। नाल देते वक्त ये ध्यान रखना होता है, जीभ नहीं दबानी होती। ध्यान रखना है। और आप बेसन और दूध ये भी घोल करके अपने पशु को दे सकते हो। दस्त लग जाते हैं, जब बाजरा घोल करके भी आप अपने पशु को दे सकते हो लस्सी में, तो आपके दस्त भी थम जाते हैं, लेकिन पेट के कीड़े नहीं होंगे। और काफ़ी जो मैं ऐसी डाइट प्लान की वीडियो है टाइम टाइम से अपने चैनल पे डालता रहता तो हूँ। ये चीजें कहाँ से सीखी आपने? मैंने अपने बुजुर्गों से सीखी, बड़ों से सीखी। मैंने आपको बताया कि फील्ड में जो अच्छे अच्छे पशुपालक किसान साथी हैं उनके पास मैं बैठा हूँ, उन्होंने मेरे को बताया, मैं आज अपने पशुओं के ऊपर यूज करी और आज सभी किसानों को फायदा मिल रहा है। अच्छा, अच्छे पशु तैयार करते वक्त क्या ध्यान रखना पड़ता है? सबसे पहले अच्छा पशु आपने तैयार करना है तो मैं ये किसानों को चाहता हूँ कि आज जो नए साथी इस लाइन में उतरते हैं ना, वो सबसे पहला ज़्यादा खर्च करते हैं उसके रख रखाव के ऊपर, इन्वेस्ट करते हैं पैसा। ऊंची बिल्डिंग बनाना, लेंटर की बिल्डिंग डालना, फिर उसके ऐसे जैसे घरों में ये टुकड़ियाँ बिछती हैं ऐसे लगाना। मैं ये कहता हूँ जो शेड होता है नॉर्मल बनाओ, लेकिन उसकी सफाई और खाने पीने का ध्यान, स्वस्थ पानी, ये चीज़ अपने पशु को जरूर दो। तो यही ध्यान रखना है बस। ये ध्यान तो जो खास पशु होते हैं उनको, कई लोग कहते हैं मैंने सेब खिलाया, मैंने बादाम खिलाए हैं, मैं इसको कभी कभी घी दे देता हूँ। सर मैं भी आया तो मैं ये कहता हूँ ये किसानों को ज़्यादा तो डराने वाली बात है। मेरा 2,000 का डाइट डेली का खाता है, 2 लाख का खर्चा है, फलाना है, मैं भी अपने पशु को सेब देता हूँ, मैं क्या मना कर रहा हूँ। लेकिन सेब किस टाइम पे, जब सेब आपको पता है 30 रुपये भी हो जाता है, 50 रुपये भी होता है, 20 रुपये भी, और एक टाइम पर सेब 200 रुपये होता है, तो उस टाइम पे आप खिलाओ। क्योंकि 30-40 रुपये तो अनाज, कोई भी अनाज नहीं है इससे कम, तो उस टाइम पे आप सेब खिलाओ। गाजर का भाव एक टाइम पे 40 रुपये 50 रुपये के जी होता है, एक टाइम पे गाजर 2 रुपये के जी होती हैं, तो उस टाइम पे आप गाजर खिलाओ, विटामिन प्रोटीन पूरे होंगे आपके पशु के। तो ये कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मेरे किसानों को भ्रमित किया जाता था पहले, ये प्रवीण फौजी ने बताई है ये बात कि भाई उन्हों के दिमाग में ये बांट दी कि एक अच्छा बुल तैयार करने के लिए उसको अखरोट, बादाम, काजू, किशमिश, रम, फलाना क्या क्या ऐसी वीडियो बना करके डालते थे कि ये सारी चीजें देंगी जब आपका बुल तैयार होगा। मैं ये इस के माध्यम से, भाई के चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, कोई भी पशुपालक साथी अच्छा दूध पिला करके उसका आपको तैयार कर सकता है, अच्छा बुल बना सकता है। और मैं ये कहता हूँ जितनी भी आपकी भैंसें हैं उनका दूध रिकॉर्ड जरूर कराओ, क्योंकि आप उनके कटड़ी जो भी तैयार होंगे 20+ के, वो आपका कम नहीं है। 20+ कोई कम दूध नहीं है। फ्रॉड आदमियों ने आपने देखा होगा 35-40 कहाँ तक पूछ के दूध तुलवा दिया, लेकिन ओरिजिनल दूध 20 kg 18 kg एक आम पशुपालक किसान के साथी के दूध निकालता, वो दूध कम नहीं होता मेरे साथियों। इसलिए आपके जो कमर टूट गई थी, घुटने टूट गए थे कि हम तो 40 kg दूध नहीं तुला सकते, अभी क्या करेंगे। लेकिन ये सच्चाई प्रवीण फौजी ला करके मानेगा आपको। ये बता रहा हूँ कि ओरिजिनल दूध होता है वो 25, 26, 28 kg दूध कम नहीं होता। आपने धीरे धीरे हमने बढ़ना है, लेकिन जो गलत तरीकों से उनकी होड़ नहीं करनी कि गलत टिक्के वगैरह लगा करके, गलत इंजेक्शन लगा करके, गलत मेडिसिन दे करके हमने दूध 40 kg दूध तुलवाने की होड़ में नहीं पड़ना, क्योंकि उससे अपने बच्चों के हॉर्मोन्स भी डिसबैलेंस होते हैं, आप पशु की सेहत को भी बिगाड़ रहे हैं। वो दूध वो खुद तो पीते नहीं।
अच्छा, इतना अच्छा दूध है तो उनको दूध भी पियो आप खुद भी। हम्म। और जहाँ आपने नेचुरल तरीके से 40 केजी दूध तुलाया है तो सभी पूरे हिंदुस्तान को बताओ भाई कि ये खिलाने से 40 केजी दूध कर रहा है कि आम पशुपालक आम किसान की वैसे भी 40 केजी दूध दें, 35 केजी 30 केजी दूध दें, उनके घरों में भी आमदनी डबल हो। लेकिन जब पूछते हैं तो बोले पता नहीं। अरे ये कौन सा मजाक भाई। अगर ऐसा तो तुम कोई मिस्टर इंडिया वाला फार्मूला जानते हो कि रात में नहीं दिखेगा दिन में नहीं दिखेगा तो हर पशुपालक भी दूध तुलवाई, ऐसा फार्मूला बताओ भाई। लेकिन सबको पता है कैसे गलत तरीके से दूध तुलाए गए। आज मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, आज उनके घरों में लोग जाना पसंद नहीं करते। हर आदमी भी ऐसे फ्रॉड करता है या रिकॉर्ड में बनाने के लिए कुछ लोग करते हैं? कुछ लोग जो पुराने बोलते थे, जिनकी दुकानें अभी बंद हैं, क्योंकि नए नए पशुपालक नए नए प्रवीण फौजी जैसे फौजी इस लाइन में आते जा रहे हैं, उनसे घबरा रहे हैं। नए लोग जो आना चाहते हैं जी, उनको क्या ध्यान रखना चाहिए और कितने पशुओं से शुरुआत हो सकती है? बहुत अच्छा सर। नए जो भी पशुपालक की लाइन में आना चाहते हैं, पहले 2 3 4 भैंसों से शुरुआत करो ताकि आपको फुल नॉलेज हो जाए कि कैसे आपको लेबर की प्रॉब्लम पड़ती है, कैसे आपने मेहनत करनी पड़ेगी, कैसे नुकसान होता है, कैसे प्रॉफिट होता है। इन चीज़ों का आपको धीरे धीरे 4 भैंसों से पशुओं से पता चल जाएगा। तो आप 8 कर सकते हो, 8 से 100 कर सकते हो, 100 से 200 कर सकते हो। और आप तीनों चीज़ों के ऊपर काम करो। दूध बिक्री तो अपने आप होगा, आपकी जो खर्चा दूध से आएगा। फिर उसके बाद आप ब्रीडिंग के ऊपर काम करो, फिर ले बेची के ऊपर भी काम करो। आज पूरा हिंदुस्तान बाट देख रहा है कि हरियाणा से मुर्रा नस्ल हम भी लेके जाएं और अच्छी भाई हम भी अपनी पहचान बनाएं। और मैं ये कहता हूँ सरकारों से भी, जैसे हरियाणा सरकार का या जैसे हरियाणा में आज मुर्रा का दबदबा है, नंबर 1 है मुर्रा नस्ल में, ऐसे हर प्रांत में हर राज्य में भी ये मुर्रा नस्ल आगे बढ़े। उन सरकारों को भी ध्यान रखना चाहिए और पूरे हिंदुस्तान में भाई मुर्रा और पूरा देश, मेरा ये पूरा देश नंबर 1 बने, दूध उत्पादन में नंबर 1 बने और पूरा देश स्वस्थ रहे, डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। अच्छा, एक बात इसमें मैं और ऐड करता हूँ। जी, इसमें दूध बेच के अच्छे पैसे बनाए जा सकते हैं या घी बेच के? कुछ किसान घी बेचते हैं, उनका दूध नहीं बिक पाता। या फिर ब्रीडिंग के थ्रू ज्यादा पैसे कमा सकता है किसान? सर ऐसा ब्यास की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि नहीं बिक्री हो सकती। सिर्फ आपने माइंड आपका कैसा है, आप उस लेवल को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। आपका दूध नहीं बिक्री होता, आप मिठाई बनाओ, दूध आपका 70 रुपये जाएगा, 80 रुपये जाएगा, लेकिन आपने दूध का पनीर पाड़ दिया तो वो 380 400 रुपये भी जाएगा। घी बना दिया तो वो 1200 1300 1400 भी जाएगा। दही जमा दी तो आप कहते हो दूध नहीं बिकता आपके गांव में, तो दही को कहीं पे भी ले जाना 80-100 रुपये किलो, आप दही को भी बिक्री कर सकते हो। यानी कि आप उनके प्रोडक्ट बनाना शुरू करो। अगर आपने यही हार बन ली कि मेरे गांव में तो दूध बिकता नहीं, 60 रुपये से ऊपर जाता नहीं, 50 से ऊपर नहीं जाता, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। नई मशीनें आती हैं, पनीर बनाने की भी आती हैं, दही भी बनती हैं, घी भी निकलता है, मक्खन भी निकलता है। दूध की तो हमारे देश में पहले ही कमी है। सरकार से एक चीज़ मैं चाहता हूँ हाथ जोड़ करके, ये जो नकली प्रोडक्ट बनते हैं, नकली दूध बनता है, नकली क्रीम बनती है, नकली पनीर बनता है, नकली घी बनता है, ऐसे लोगों को अगर पकड़ में आते हैं तो उनको ऐसी सख्त से सख्त सज़ा उनको मिलनी चाहिए कि ज़िंदगी में ऐसा काम करने के प्रति जो उनकी रूह कांपे। कोई भी खाद्य पदार्थों में जो मिलावट करता है, हमारे शरीर के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ करता है। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे, जैसे किसान जो है पशु मेलों में जाने से कतराते हैं या कुछ किसान जो है, मैंने कई मेले कवर किए हैं, तो वहां पे इस मेले में भी वो किसान था, अगले में भी वो मिला, चौथे में भी वो मिला, तीसरे में भी। कुछ किसान है जो जा ही नहीं पाते, उन्हें नॉलेज ही नहीं होती कब मेले लगते हैं, कहाँ लेके जाएं। तो ये मेलों से फायदे क्या होते हैं और कैसे किसान अपने पशु को ले जा सकते हैं? ये सर आपने इतना अच्छा क्वेश्चन किया कि हर किसान ये चीज़ पूछना चाहता है, आज इसका जवाब भी मिलेगा। मैं ये कहता हूँ मेलों में तो जरूर जाना चाहिए, मेले लगने भी जरूर चाहिए। अभी दूसरी बात होगी, पशुपालक डरता क्यों था मेलों में ले जाने से पहले? पहले क्या होता था, कुछ एक लोगों का दबदबा था, उनसे वो टीमें, डॉक्टरों की टीमें, उनको पहचान होती थी, डरते थे, दबते थे, अब यही बुल है वो नहीं, अगले मेले में नहीं आएगा तो मेला अच्छा नहीं लगेगा, उन्हीं के बुल फर्स्ट सेकेंड होते थे। अभी हर किसान पशुपालक जागरूक होता जा रहा है, हर को पता चलता कि इसमें क्या करेक्टर है, इसमें ये करेक्टर है, ये सिफारिश के कारण वो कर दिया। अगर कोई सिफारिश के कारण कर दिया तो मैं ये कहता हूँ वो पहले से ही आउट है, क्योंकि दुनिया की नज़र से ऊंचा होता है, फर्स्ट कराने से ऊंचा नहीं होता कोई। दूसरी बात मैंने कहा, अगर आप कुएं का मेंढक बन के रहोगे
आप अपने पशु को बाहर नहीं निकालोगे तो कैसे पता चलेगा भाई। अंगद फौजी को मैं बाहर नहीं ले जाता तो मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैंने 8 लाख का नहीं तो सेल ही कर दिया था। आज वो 1.5 करोड़ जो कीमत लगी मैंने बाहर ले गया, मेड़ों में लगी, बार बार में पोजीशन आए, लोगों को पता चला कि अंगद बुल है। तो आप जब तक अपने पशु को बाहर नहीं निकालोगे तो उसकी न तो कीमत का पता चल सकता ना आपको। यो अपने आप में घर पे सब ताकतवर होते हैं, लेकिन बाहर निकलोगे जब पता है। वो बुजुर्ग कहते थे ना, वो ठड्डा न ठड्डे बतेरे, घर नहीं तो बाहर बतेरे। तो यानी कि बाहर निकलोगे जब आपको पता चलेगा कि आप औड़े बुल से अच्छे हैं, आप वो क्या तैयारी कर रहे हैं, कैसे उनकी मालिश होती है, कैसे उनको सेब संतरे दिए जाते हैं, कैसे उनको तैयार किया जाता है, आप जरूर सीखोगे। और आपका बाहर निकल गया तो आप कभी डरो मत। मेरा भी बुल बाहर निकला था, मैं नहीं हटा। बाहर निकलने से आपको ये पता चलेगा कि आपके बुल में क्या कमी है। अगला बुल जब पाड़ोगे तो उसको आपने ये पता होगा कि ये कमी वाला तो मैंने लेना ही नहीं जी, अगर तैयार करना है। चलिए, ये हमारे साथ प्रवीण फौजी थे और उड़ान इनकी इतनी तकड़ी है कि ये करोड़पति बन गए पशुपालन से। शायद फौज में जॉब करते करते इनकी हर महीने आने वाली सैलरी भी उतनी नहीं होगी जो ये पशुपालन में मात्र 2-3 साल में इतना कमा गए। ये हर महीने एक सरकारी नौकरी वाले से ज़्यादा कमाते हैं और इनकी कमाई जो है वो प्रवीण फौजी से एक बार पूछूंगा। प्रवीण फौजी जी, क्या आपको लगता है कि सरकारी नौकरी वाले को बीट कर सकती है ये? देखो सर, मैं ये फिर आप ये कहता हूँ भाई, सरकारी नौकरी करना भी ज़रूरी है, पढ़ना भी ज़रूरी है, लिखना भी ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको सरकारी नौकरी मिले। लेकिन ये पशुपालन तो हमारा घर का है, ये तो नौकरी हमारी घर की है, आप इसको करो। और सबसे बड़ी मैं ये इसके अंत में यही कहना चाहूँगा, जितने भी इस वीडियो को आप देख पा रहे हो, अपने घर पे एक ज़रूर गाय भैंस ज़रूर रखो, ताकि अपने बच्चों को अच्छा समझ दे सको, अच्छा दिमाग दे सको, अच्छा शरीर दे सको और डॉक्टरों की भीड़ से बच सको। क्योंकि एक अगर आपने अच्छा पशु पाल लिया तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। हो सकता है आपका महंगा न बिके, लेकिन आपने करोड़ों का शरीर तो स्वस्थ रख लिया। आज नकली घी मिलते हैं, नकली दूध मिलते हैं, वो खाओगे बाजार से ला करके, आप बीमार पड़ोगे, डॉक्टरों को पैसे दोगे, तो आप तो वैसे ही मूल्यवान होगे। जिसका शरीर स्वस्थ उसका सब कुछ सही। चलिए, फिलहाल देखा प्रवीण फौजी के साथ बातचीत कैसी लगी, सब बातें आप हमें कमेंट में लिख के बताएं। आने वाले वक्त में अगर आप चाहते हैं कि पशुपालन की शुरुआत करें तो प्रवीण फौजी जो बापोड़ा में रहते हैं इनसे सलाह ले सकते हैं। इनकी यूट्यूब चैनल पर जो प्रवीण फौजी मुर्रा फार्म है उस पर जाके आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से भी रिप्लाई आपको मिलेगा। मेरा सर बहुत नंबर सारी भी मैं बताऊं, 9034144813 मेरा 9034144813 मेरा नंबर है। आप किसी भी पशुपालक को प्रवीण फौजी की ज़रूरत होती है, उसमें किसी भी टाइम पे कॉल कर सकते हैं। चलिए, फिलहाल इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय।